जो टेस्ट प्रोसीजर है कंसिस्ट करता है, इस टेस्ट को करने के लिए इसको दो स्टेप में बांटा गया है। पहले स्टेप में क्या होगा कि हम जो है अपने स्पेसिमेन को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने की सारी प्रोसेस जो है वो आपका वही जो आपके डिटेक्टेबल जो नीचे बेस प्लेट है उसी के ऊपर आप सैंपल को प्रिपेयर करोगे, 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करोगे, और कॉम्पैक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो कुछ सॉइल आ जाती है ऊपर उसको आप ट्रिम करने के बाद आप उसे फिर जो आपकी लोडिंग मशीन है उस पर ले जाके रखोगे और फिर वहां पे आप उसका पेंटेशन करवाओगे 50 mm डायमीटर के 100 mm लेंथ के प्लंजर का, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है एक मतलब उस लोडिंग मशीन पे रखने से पहले की जितनी प्रोसेस है उसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन या प्रिपेयरिंग टेस्ट स्पेसिमेन, ठीक है। तो अभी हम पहले स्टेप में वही देख रहे हैं कि टेस्ट स्पेसिमेन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो टेस्ट स्पेसिमेन को। या तो हम स्टैटिक कॉम्पैक्शन करेंगे आइदर बाय स्टैटिक कॉम्पैक्शन, या फिर हम जो है ये बाय डायनेमिक कॉम्पैक्शन, ठीक है। स्टैटिक कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि स्टैटिक कॉम्पैक्शन में ग्रेजुअली लोड लगता है, जैसा आपको दिखाया था कल कि स्टैटिक कॉम्पैक्शन में क्या होगा, कॉम्पैक्टिंग सॉइल इन लोडिंग मशीन ग्रेजुअली, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इंपैक्ट लोड नहीं लगाते हो स्टैटिक कॉम्पैक्शन में, ठीक है। और जबकि डायनेमिक कॉम्पैक्शन में क्या होता है, आप इंपैक्ट लोड लगाते हो। तो इंपैक्ट लोड लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप यूज करते हो रैमर्स का, ठीक है, कॉम्पैक्टिंग बाय स्पेसिफाइड रैमर। रैमर आपको अभी एप्रेटिस रिक्वायरमेंट बताए थे कि अगर हमें डायनेमिक कॉम्पैक्शन करना है तो डायनेमिक कॉम्पैक्शन भी दो तरीके का होता है, एक होता है लाइट कॉम्पैक्शन और एक होता है हैवी कॉम्पैक्शन। तो लाइट कॉम्पैक्शन के रैमर आपको दिखाया था, उसमें जो है आपकी फ्री फॉल जो होता है 310 mm का होता है, वेट उसका 2.6 kg का होता है। और जो हैवी कॉम्पैक्शन था उसका वेट होता है 4.89 kg और जो उसका फ्री फॉल होता है वो 450 mm, ठीक है। और दोनों में अगर हमारी मोल्ड जो है 150 mm डायमीटर की मोल्ड है तो हम दोनों के लिए जो कॉम्पैक्शन करेंगे नंबर ऑफ ब्लोस 56 देते हैं। और जो नंबर ऑफ लेयर्स जो हम 150 mm को डिवाइड करते हैं, लाइक अगर मैं जो लाइट कॉम्पैक्शन करना है तो मैं 150 mm को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, यानी 50 mm 50 mm 50 mm। मतलब पहले बार में हम इस तरह से सॉइल को डालेंगे कि कॉम्पैक्ट करने के बाद 50 mm की हाइट भर जाए, फिर दूसरी बार इस तरह से सॉइल डालेंगे कॉम्पैक्ट करने के बाद 100 mm की हाइट फिल हो जाए, और तीसरी बार जब सॉइल डालेंगे तो इस तरह से डालेंगे कि हाइट जो है 150 mm की फिल हो जाए, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो हैवी कॉम्पैक्शन तो उसको 5 मिनट से डिवाइड करोगे 150 को, तो 150 के 5 से डिवाइड करोगे तो आप 30 mm जो है हर बार इस तरह से कोशिश करोगे कि कॉम्पैक्ट करने के बाद 30 mm का उसमें फिल हो जाए, ठीक है। तो ये यही बताया है कि स्टैटिक कॉम्पैक्शन में क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड होता है जो अप्लाई करा जाता है, वेयर एज इन डायनेमिक कॉम्पैक्शन द स्पेसिमेन इज कॉम्पैक्टेड बाय अ सुटेबल रैमर, ठीक है। देन जो डायनेमिक कॉम्पैक्शन जो होता है, स्पेसिमेन कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय कॉम्पैक्शन और बाय हैवी कॉम्पैक्शन, ठीक है। और लाइट से के भी थ्रू कर सकते हैं या हैवी के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो जो डायनेमिक कॉम्पैक्ट, ये यहाँ पे एक तरह से टेबल की फॉर्म में आप ये भी कह सकते हो, अगर टेबल में डिफरेंस पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक कॉम्पैक्शन एंड लाइट कॉम्पैक्शन एंड हैवी कॉम्पैक्शन, तो आप इस तरह से एक टेबल बना के उनके बीच में डिफरेंस बता सकते हो। ये चीजें डिफरेंस मतलब इस तरह से डिफरेंस है ये, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर 3 है से 5 है, इसका वेट 2.6, इसका 4.89, इसका 31 सेंटीमीटर फ्री वॉल 310 mm। मैंने mm में याद करने के लिए आपको सजेस्ट करा है कि आप mm में याद करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, 310 और 450 mm, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोस आपको किसी बुक में यहाँ पे 25 और 25 भी लिखा हो सकता है, पर अगर वो 25 लिखा हुआ है तो ये समझ लेना कि वो फिर ऊपर जो मोल्ड दिखाई है, मोल्ड का डायमीटर 10 mm, वो 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm का लेगा, 150 mm की मोल्ड डाया का नहीं लेगा, ठीक है। चलो अब फिलहाल, अच्छा मैंने एक और चीज, जो वहाँ पे जो 150 mm था डायमीटर था, तो जो मैंने आपको बोला ना 50 mm 50 mm 50 mm, वो मतलब वो हाइट नहीं है, हाइट उसकी डिफरेंट थी। जो उसकी हाइट थी वो सिर्फ 27.3 mm थी। तो आप 27.3 mm को 3 से डिवाइड करोगे अगर आपको 3 लेयर में उसको फिल करना है लाइट कॉम्पैक्शन के लिए, और अगर आप 5 लेयर्स में कॉम्पैक्ट करना है तो उसी को आप डिवाइड करोगे जो है 5 से, ठीक है। चलो वैसे वो आप इतना कैलकुलेशन हम करते नहीं है, हम सिंपली जो भी हमें मोल्ड फिल करनी है उसका अंदाजे से, मतलब हमारे पास कोई मान लो एक गिलास है, गिलास में मुझे बोला जाए कि 3 बार पानी भरना है, तो मैं अंदाजा लगा लूंगा कि इतना पानी भरें कि 1/3, फिर उसका 2/3 और फिर उसका 100% वाटर फिल हो जाए, ठीक है। वहां पे इस चीज को नापते नहीं है कि इतने mm हाइट तक पहली बार भरना है, क्योंकि हम अंदाजे से ही भरते हैं।
एग्जैक्टली ये तो हमें पता नहीं कि कॉम्पैक्शन होने के बाद वो हाइट कम रह, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम रह जाए, 1/3 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि अंदाजे से सॉइल फिल करते हो आप, ठीक है, इसलिए। अब चलो आगे चलते हैं। जो लाइट कॉम्पैक्शन होता है, स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग इट इन 3 लेयर्स यूजिंग 2.6 kg रैमर विद अ फ्री फॉल ऑफ 31 सेंटीमीटर एंड 56 नंबर ऑफ ब्लोस आर गिवन टू ईच लेयर, ठीक है। और जो आपका जो है लाइट कॉम्पैक्शन के लिए, ये आपका लाइट कॉम्पैक्शन वाला रैमर है। हम इस टेस्ट में लाइट कॉम्पैक्शन ही करेंगे, तो लाइट कॉम्पैक्शन वाला रैमर ही यूज होगा। ये वाला हैवी कॉम्पैक्शन वाला रैमर प्रयोग में नहीं लाएंगे हम इस टेस्ट में, बस रखा हुआ है ऐसे दिखाने के लिए। बेसिकली ये आपका लाइट कॉम्पैक्शन का ये है, ये इसको पूरा ऊपर तक पिक करते हैं, तो इसका जो यहाँ से जब इसको फ्रीली छोड़ दोगे आप, ये इस हाथ को जब हटाओगे तो ये फ्रीली 310 mm की हाइट फॉल होती है इसके अंदर। यहाँ पर जो है वो रैमर है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब इन हैवी कॉम्पैक्शन क्या होता है, स्पेसिमेन इज compacted in 5 layers using 4.89 kg rammer with a free fall of 45 cm in 450 mm, giving 56 number of blows to each layer, ठीक है। Now let us see how a dynamically compacted specimen is prepared. First to assemble the mold, सबसे पहले हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वही अब ये स्टेप्स प्रिपेयर करवा रहा है कि आप प्रिपरेशन करते कैसे हो। तो आपको जो है मोल्ड को प्लेस कर, मोल्ड जो है आपका नीचे जो बेस प्लेट है डिटैचेबल, बॉटम में जो बेस प्लेट है, उस बेस प्लेट के ऊपर आप क्या करोगे, पहले आप स्पेसर रखोगे। स्पेसर की जो हाइट थी वो जो थी 47.7 mm उसकी हाइट थी, और 148 mm उसका डाया था। क्यों? क्योंकि आपको 158 डाया का की चीज जो है उसके ऊपर इंसर्ट करनी इस वजह से। और उसमें एक स्पेसर में एक थ्रेडेड होल है, वो थ्रेडेड होल नीचे की तरफ फेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये आपकी जो है बेस प्लेट है, ये बॉटम बेस प्लेट या इसे बोलते हैं डिटैचेबल बेस प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर ये रखेंगे स्पेसर, उस स्पेसर में ये यहाँ पे एक थ्रेडेड होल है, ठीक है। इसको आपने इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर आपको रखना है एक आपका फिल्टर पेपर। तो प्लेस अ फिल्टर पेपर एट द टॉप ऑफ इट, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर रखोगे आप। फिल्टर पेपर रखने के बाद को क्या करना है आपको, लुब्रिकेटिंग ऑयल को जो है यहाँ फिल्टर पेपर रख दिया, फिर ये इस बॉल में लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा है, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक कॉटन के क्लोथ से आप जो है यहाँ से पिक करके यहाँ पे इसमें इसकी इनसाइड सरफेस पे लगाओगे, ताकि जब आप सॉइल इसमें डालो तो सॉइल जब कॉम्पैक्ट करो तो सॉइल जो है इसके साथ स्टिक ना कर जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। तो अप्लाई lubricating oil to the inner side of the mold, and this is to prevent the stickiness of the soil to the mold, ठीक है। इस इन फिगर्स में यही है कि इस lubricating oil को जो है यहाँ पे अप्लाई करा जा रहा है। फिगर जो है आपको कल दिखा दी थी, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया इन्होंने। अप्लाई करने के बाद अब क्या करना है, इसको उठाना है और इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर इसके जितने भी जो है इनको आप जो है क्लैंप बोलते हैं, इन क्लैंप्स को आप क्या करते हो, इसके साथ जो जॉस हैं इनके साथ फिक्स कर दोगे कि ये मूव ना करे जब आप इस पे रैमिंग करोगे उस दौरान, ठीक है। और सॉइल जो है वो ओवरफ्लो ना हो जाए, इधर उधर से निकल के गिरने ना लगे, तो उसके लिए आप ये कॉलर लगाते हो, डिटैचेबल कॉलर, ताकि जो सॉइल है जब आप लास्ट वाली लेयर फिल करो तो उस टाइम पे सॉइल जो है इस साइड पर थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं कि कॉम्पैक्ट करने के बाद वो यहाँ तक आ जाए, तो एक्स्ट्रा सॉइल तो फिर साइड में गिर जाएगी, गिरने से बचाने के लिए आप ये लगाओगे, ठीक है। तो ऑल्सो फिक्स द कॉलर एंड टाइटन द क्लैंप्स, कॉलर को फिक्स करोगे और क्लैंप को टाइटन करोगे। फिगर में दिखाया हुआ है, पहले आपने ये जो है ये मोल्ड डाली है आपने, यहाँ पे अभी ये नीचे स्पेसर है, ये बिल्कुल नीचे जाके इससे फिक्स हो जाएगा। देखो अब इसमें जो आपको सॉइल फिल करनी थी वो कितनी, 127.3 करनी है, ठीक है। और स्पेसर की हाइट कितनी है, 47.7, तो इसकी जो हाइट होगी वो 127.3 और प्लस 47.7, जरा जोड़ के बताओ कितना आएगा। देखो 127.3 है तो 3 में 7 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। 128 में आप 47 को जोड़ दो, 128 में आप 47 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 230 और 130 और उसमें 45, 130 और 45 कितने हो गए आपके 175। तो आपको फिगर में जो इसकी हाइट दिखाई गई थी टोटल हाइट, ठीक है, वो 175 mm है, ठीक है। पर 175 mm में से क्या है, क्योंकि ये नीचे का 47 पॉइंट इतने हिस्से में तो सॉइल भरेगी नहीं, ये तो सिर्फ सॉइल को नीचे से सपोर्ट देगा, ठीक है। तो सॉइल की एक्चुअल हाइट है 127.3 और इसकी जो टोटल हाइट है जो है वो है 175 mm, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ 127.3 को ही 3 से डिवाइड करोगे, ना कि 175 को। ये थोड़ा एक कंफ्यूजन रह जाता है,
तो उस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस बार टाइम लिया है, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। आपने इसको यहाँ पे क्लैंप कर रहे हो, क्लैंप करने के बाद जो है टाइटन कर, ये यहाँ पे अब टाइट करने की प्रोसेस हो रही है, और उसके बाद आपने वो कॉलर कॉलर लगा दिया है ऊपर, अब उसको भी टाइट कर रहे हैं क्लैंपिंग के थ्रू, ठीक है। और देन उसके बाद आपका जो है यहाँ पे टाइट हो चुका है नेक्स्ट फिगर में। देन उसके बाद आता है आपका, अब आपको इसमें सॉइल सैंपल को फिल करना है। अब फिल करने के पहले आप उसे क्या करोगे, उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि आप जो सॉइल कहीं साइड से लेकर आए हो उसमें जो फील्ड मॉइस्चर कंटेंट था वो अब आपके लैब में उतना मॉइस्चर कंटेंट नहीं बचा है। कुछ मॉइस्चर कंटेंट बीच लाने में, रास्ते में या लैब में जब तक रखा हुआ है उस दौरान वो इवेपोरेट हो गया, तो आपको दोबारा से उसको फील्ड मॉइस्चर कंटेंट या फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में लेके आना है। तो लेके आने के लिए आप क्या करते हो, 5 kg ऑफ सॉइल सैंपल लेते हो, जिसको आप 20 mm की सीट से पास करते हो, क्योंकि 20 mm से बड़े साइज के अगर एग्रीगेट्स आ गए तो आप उस टेस्ट का जो रिजल्ट को जो है रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, और रिजल्ट अगर रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा तो उसे कहेंगे कि ये तो ऑथेंटिक नहीं है, मतलब जो आज कुछ और वैल्यू आ रही है कल को कुछ और आ रही है, तो इस वजह से आप 20 mm से ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल आप नहीं लेते हो, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बातें ही आपसे फिर कंपटीशन में, एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में आपसे पूछी जाती है, क्योंकि बाकी थ्योरी तो सबको याद रहती है। थ्योरी तो जो है जब आप पेपर से पहले एक दिन पहले पढ़ते हो ना तो आपको सारे दिमाग में बस जाती है। देन उसके बाद ये छोटी छोटी बातें कि भाई 20 mm ही की सीट से क्यों पास कर रहे हैं, तो आपके इस तरह से लॉजिक्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन के पेपर ऊपर में। देन आता है आपको मिक्स करना है प्रीडिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। आप पहले प्रीडिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर को, क्योंकि हम पहले इसका एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट होता है, उससे पहले पता लगा लेते हैं कि इतना मॉइस्चर कंटेंट, इसका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, तो हम उसके हिसाब से इसमें पानी को ऐड करते हैं। एंड सच दैट द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और इक्वल टू द फील्ड मॉइस्चर कंटेंट एज द केस मे बी, ठीक है। वाटर आपने इसमें मेजरिंग सिलेंडर में फिल करा, और उसको फिल करने के बाद आपने जो है उसे क्या करा, इस बाउल के अंदर जो आपका एनिमल ट्रे है उसमें 5 kg सॉइल है, उसमें आपने पूरा उसे फिल कर ड्रेन आउट कर दिया, जो भी है। ड्रेन आउट होने के बाद सॉइल जो है देखो ऑलमोस्ट देखो वाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी वाटर की क्वांटिटी है, सफिशिएंट। देन आप इसको क्या करोगे, थ्रूली जो है ये आपका सोवल है और ये आपका मिक्सिंग टूल है, जो मिक्सिंग टीम की फोटो दिखाई गई थी, तो उससे जो है आप इससे इसी से स्क्रैच भी करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इससे मिक्स कर रहे हो, सॉइल को मिक्स करते जाओगे जब तक कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ना हो जाए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है सॉइल, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सॉइल का जो है आप ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर द सॉइल इनटू द मोल्ड एंड फिल सच दैट द आफ्टर कॉम्पैक्शन द लेयर इज अबाउट 1/3, ठीक है। अगर लाइट कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो इस तरह से कॉम्पैक्शन के बाद हाइट जो है उसकी 1/3 फिल हो जाए, और अगर हैवी कर रहे हैं तो 1/5 एट द केस में भी। तो हम जो है लाइट करेंगे तो हम जो है 1/3 फिल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फोटोज में जो क्या है, यहाँ से सॉइल पिक करी जा रही है, देन उस सॉइल को यहाँ पर जो है फिल कर दिया गया, रिलीज कर दिया। देन उसके बाद अब आप क्या करोगे, now compact by giving suitable number of blows which should be uniformly spread throughout the area। अब नंबर ऑफ ब्लोज देने हैं आपको 56। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जगह पे रैमर रखोगे और नंबर ऑफ ब्लोज दोगे, आपको पहले यहाँ रखना है, फिर पोजीशन चेंज करके यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, मतलब आपको थ्रू आउट ऐसे अलग अलग सर्कुलर मोशन में सेंटर में पूरी जगह से सॉइल को हर एक जगह को कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। सो देन इसके लिए आप सिंपली अभी जो है यहाँ पे सेंटर में इस वक्त एक तरह से आपका ये लाइट रैमर है, ठीक है। तो आप इसको पूरा ऊपर पिक करोगे, ऊपर यहाँ पिक करा, देन पिक करने के बाद आपको इसको फ्रीली रैमर को जो है फ्रीली हैमर रैम, पूरा जो इसका नाम है, इसका जो पूरा नाम है उसे बोलते हैं रैमर, क्योंकि इसका काम है रैमिंग करना, ठीक है। जो धुरमुट का जो काम होता है ना, धुरमुट को रैमर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे अंदर ना एक हैमर टाइप का होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर इस रॉड से ज्यादा होता है, तो उस हैमर का वेट बेसिकली 2.6 kg है, पूरा वेट तो इसका ज्यादा होता है। तो हम जो है हैमर को, जो यहाँ पे हैमर आके यहाँ पे रुक गया है, उस हैमर को फ्रीली फॉल करने देंगे, तो 2.6 kg का जो यहाँ पे जो हैमर है वो नीचे जाएगा और वो फिर जो है सॉइल पे स्ट्राइक करेगा, तो सॉइल को कॉम्पैक्ट करेगा। जब आपने फ्रीली छोड़ा तो ये देखो अभी जो है अपने आप ही अपने सेल्फ वेट की वजह से नीचे जा रहा है, और नीचे जाके इसने सॉइल को कॉम्पैक्ट करा। तो पहले सेंटर में कर दिया, फिर देख उसके बाद ऐसी हम सर्कुलर मोशन में, फिर यहाँ आप देखो साइड में कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी फर्स्ट लेयर जब कॉम्पैक्ट हो जाएगी, आपको ऐसा 56 टाइम्स करना है, 56 बार ऐसा करने के बाद आपको इस तरह
से जो मोल्ड है 127.3 mm की हाइट का, उसमें उसका एक तिहाई हिस्सा लगभग आपका 56 ब्लोस देने के बाद वो फिल हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट लेयर। ऐसी सेम प्रोसीजर जो है अब फर्स्ट लेयर में पहले क्या करेंगे, जैसे कल बताया था कि अगर बाद में कभी टाइल्स लगानी होती है या सरफेस के ऊपर आपको कुछ और काम करना है, तो आप क्या करते हो, झाड़ू जो छोटा सा प्लास्टर करके उस पे हल्की उसको कोरुगेशन दे देते हो, मतलब रफ सरफेस को रफ बना देते हो कि बाद में टाइल्स उस पे लग सके। अगर आपको पहले टाइल्स लगाने का पैसा वैसा नहीं है तो ये आप सरफेस को रफ करना कंपलसरी है, तभी ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस को की ग्रिप कर पाती है। इसीलिए हम ब्रिक में फ्रॉग भी इसी वजह से देते हैं कि सरफेस अगर पूरी स्मूथ होगी तो ऊपर वाली लेयर जो है वो उसको प्रॉपर्ली बाइंड अप नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ऐसे ही कॉलम में KEY की बनाई जाती है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल में की बनाई जाती है स्लाइडिंग फेलियर को रोकने के लिए, मतलब आपको जो है वैसे रिटेनिंग वॉल का की का पर्पस तो अलग है, पर कॉलम का की का पर्पस यही है कि नीचे जितनी कास्टिंग हो चुकी थी ऊपर वाले कॉलम में दोबारा से वो कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पे इस सरफेस को रफ करने पहले अभी आप देखो सरफेस इस तरह से दिख रही है, अभी कॉम्पैक्ट होने के बाद 56 फ्लो देने के बाद सरफेस इस तरह से दिख रही है पहली। अब इसको आप क्या करोगे, आफ्टर कॉम्पैक्टिंग द लेयर क्या करेंगे, स्क्रैच मतलब स्केल सा लेंगे, वो जो है हमारे पास टूल मिक्सिंग टूल, और फिर टॉप सरफेस को स्क्रैच देंगे एंड मोर नंबर ऑफ फिर और सॉइल इसमें ऐड करेंगे ताकि सब्सिक्वेंट लेयर को हम फिल कर सके, ठीक है। तो ये जो है अभी यहाँ पे स्क्रैचिंग करी जा रही है, सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप फिर से सिमिलर मैनर में सेकंड लेयर को कॉम्पैक्ट करने के लिए सॉइल को इसमें फिल करोगे, पूरा फिल नहीं करोगे, इतना फिल करोगे कि कॉम्पैक्शन जो है ऊपर तक हो जाए कॉम्पैक्ट होने के बाद। देन यहाँ पे ये सॉइल यहाँ पे ड्रॉप करी, सॉइल को ड्रॉप करने के बाद आपने यहाँ हैमर से फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करा, सर्कुलर मोशन में अलग अलग 56 नंबर ऑफ ब्लोस दोगे प्रोवाइड करोगे आप। एंड मैं पहले देखूं किसने, जब आपने सेकंड लेयर को करा 56 नंबर ब्लोस देने के लिए के बाद सेकंड लेयर भी आपकी इस तरह से फिल हो गई। उसके बाद आपकी बचती है थर्ड लेयर, जो थर्ड लेयर जो है ये वाली जो लेयर खाली है आपकी थर्ड लेयर है, इस लेयर को अब आपको फिल करना है लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से सॉइल डाली और रैमिंग करी, और रैमिंग करने के बाद आपकी इस तरह से अगली फिगर में आपकी थर्ड लेयर फिल हो गई। अब यहाँ तक आपका सॉइल का कॉम्पैक्शन का फिल करने का प्रोसेस खत्म हो गया है। अब आपको इसको जो क्या होता है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सॉइल डाली होती है क्योंकि ऊपर जो है कॉलर भी है, तो वो एक्स्ट्रा सॉइल जो है थोड़ी बहुत हमेशा कॉम्पैक्शन कम रह जाएगा तो दिक्कत होगी, तो हम हमेशा एक्स्ट्रा डालते हैं थोड़ा सा कि थोड़ा ज्यादा हो, कि हमारे ज्यादा को हम ट्रिम ऑफ कर सकते हैं। तो अब जो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, कॉम्पैक्टिंग द टॉप लेयर रिमूव, आफ्टर कॉम्पैक्टिंग द टॉप लेयर कॉम्पैक्ट करने के बाद हम जो है कॉलर को रिमूव कर देंगे और ट्रिम ऑफ करेंगे टॉप सरफेस को ट्रिम ऑफ करेंगे। ट्रिम ऑफ कैसे करेंगे, देखो फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है, वो आपका जो शेपर टूल था उसी से आप जो जिससे आपने स्क्रैच करा था उसी सरफेस से जो आपका ये एडिशनल जो थोड़ी बहुत सॉइल ऊपर तक फिल हो गई है उसको ट्रिम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉइल इससे रिमूव होगी, यहाँ तक वो पूरा एंड तक लेके आएंगे, पूरा बराबर होना चाहिए सरफेस, और जरूरी नहीं है एक बार में ट्रिम ऑफ हो। वैसे तो प्रोसीजर ये कहते हैं कि एक बार में कर दो तो ज्यादा स्मूथ आता है, पर एक बार में नहीं हो पाता है तो आपको दोबारा और करके उसको पूरी सरफेस को बिल्कुल इसके बराबर लाना होता है। जब तक वो आप नहीं आई तब तक आप ट्रिम करते रहो, ठीक है। एक बार इस सरफेस जब इस बिल्कुल इसके यूनिफॉर्म बराबर हो जाती है ये सरफेस, देन उसके बाद आप क्या करते हो, इस जो ये बेस प्लेट है इसको जो है रिमूव करते हो। नीचे जो बेस प्लेट रखी हुई है तो इसको लिए पहले आपको जो क्लैंप्स आपने टाइटन अप करे होते हैं उसको आप लूज करोगे, उसको लूज कर रहे हैं। फिर लूज करने के बाद आप जो है ये सारी प्रोसेस लूज करने की है। लूज करने के बाद आपने इसको पिक कर लिया, सैंपल को पिक करके इसे यहाँ रखेंगे, अभी यहाँ पे साइड में इसको रख दिया। देन रिमूव द यहाँ पे इस सरफेस के नीचे ना, सॉइल के नीचे आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया हुआ था, वो फिल्टर पेपर उससे चिपक चुका है, ठीक है। उस सॉइल में कुछ पानी भी तो मिलाया था आपने, तो सॉइल पे जब वो रैमिंग हुई तो फिल्टर पेपर जो है इससे चिपका हुआ है, तो इसके नीचे से फिल्टर पेपर निकालेंगे यहाँ से। यहाँ एक फिल्टर पेपर है, रिमूव द फिल्टर पेपर एंड नोट डाउन द वेट ऑफ द मोल्ड फिल्ड विद द सॉइल। इस फिल्टर पेपर को निकाल के यहाँ रख देंगे और फिर इस पूरे मोल्ड को जो यहाँ पे वेइंग मशीन है बैलेंस जिससे इसका वजन करते हैं उस पर रखेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फोटो में यही है कि फिल्टर पेपर जो है रिमूव करा आपने, ये फिल्टर पेपर निकाल दिया, और फिल्टर पेपर को वैसे तो कहीं पे भी रख सकते हो, अभी फिलहाल यहाँ रख देंगे और फिल्टर पेपर रखने के जो है इसका उसमें से फिल्टर पेपर निकालने के बाद उसका वजन कर लिया कि वेट कितना आ रहा है,
और फिर जो है आपका ये जो स्पेसर डिस्क था यहाँ पे नीचे रखी हुई थी, जो सबसे पहले रखी गई थी स्पेसर डिस्क, आप उस स्पेसर डिस्क को उठाकर अलोंग विद फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर आपने वहां से निकाल के यहाँ रखा था, उस स्पेसर डिस्क और फिल्टर पेपर दोनों को यहाँ से हटा दोगे। हटाने के बाद इसे कपड़े से साफ करेंगे। प्लेस अनदर फिल्टर पेपर एट द बॉटम, पहले जो है कपड़े से साफ करा, और कपड़े से साफ करने के बाद क्या करेंगे, दूसरा एक नया फिल्टर पेपर यहाँ पे बॉटम में रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस द मोल्ड सच दैट द कॉम्पैक्टेड सरफेस इज एट द बॉटम एंड प्लेस द अनदर एनुलर वेट ऑफ मास 2 एन एनुलर वेट, जो आपको 2.5 किलो का एक सरप्लस सरचार्ज वेट दिखाया था ना, जो वाला वेट जिसके अंदर, जिसका डायमीटर जो था अंदर इंटरनल डायमीटर जो था वो 53 mm का था, क्योंकि उसमें प्लंजर एंटर होता है 50 mm का। वो जो था उस वेट को, ये वाला जो वेट रखा हुआ है, ठीक है, वो वेट जो है वो यहाँ पे आप पहले मोल्ड को उल्टा करके रखोगे। यहाँ पे ये देखो, जो ऊपर वाली सरफेस हमने जहां से ट्रिम करा था उस वाली सरफेस को आप नीचे रखेंगे सॉइल, इस फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ रख दिया। देन उसके बाद आप जो है क्या करोगे, इसको जो है यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पे इसको उल्टा रख के आपने इसको पूरा यहाँ पे जो क्लैंप है उसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आप जो है ये सारी प्रोसेस फिक्स करने की है, और फिक्स करने के बाद वो जो वेट था, सरचार्ज वेट या सरप्लस वेट, जो इसे एनुलर वेट भी कहते हैं, 2.5 kg का, जिसका जो यहाँ पे डायमीटर है 53 mm का अंदर इनसाइड में, इसको इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ तक की प्रोसेस जो थी वो आपकी जो थी था प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। इस प्रोसेस तक आपका टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर हो चुका है। अब आपका जो अगला इसका स्टेप है प्रोसीजर का, सेकंड स्टेप क्या था, पेनिट्रेशन टेस्ट। अब आपको इस स्पेसिमेन को आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आपको इसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब आपकी शुरू होगी यहाँ से पेनिट्रेशन टेस्ट की मशीन की। इस पूरी असेंबली को जो हमने यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स करके इसमें सरप्लस वेट रख दिया है, इसको पूरे को उठाएंगे और इसको उठाकर हम क्या करेंगे, जो है हमें लोडिंग मशीन के ऊपर रखेंगे। तो लोडिंग मशीन में पहले जो है यहाँ पे आपकी प्रूविंग रिंग है जो बताएगा कितना लोड लगा है इन टर्म्स ऑफ डिविजन या इन टर्म्स ऑफ केजी, ठीक है। तो वो प्रूविंग रिंग को पहले सेट एडजस्ट करा, यहाँ पे जो रखी हुई थी ना वहां पे प्रूविंग रिंग, उसको पहले यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। प्रूविंग रिंग को फिक्स करने के बाद आपका जो है, तो वही कह रहे हैं, सेट द प्रूविंग रिंग एंड डायल गेज इन द पोजीशन। तो एक तो यहाँ पे प्रूविंग रिंग लगाई जा रही है और यहाँ पर डायल गेज लगाया जाएगा, इस जगह पर डायल गेज लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूविंग रिंग हो गई और ये आपकी डायल गेज हो गई, ठीक है। दो चीजें आपकी लग चुकी हैं इस लोडिंग मशीन में। फिर ये जगह जो खाली जगह है, यहाँ पर हम वो जो है प्लेस करेंगे असेंबली ऑन द पेडेस्टल ऑफ द लोडिंग मशीन। ये लोडिंग मशीन का पेडेस्टल है, इसके ऊपर ले जाके हम जो है अपना जो है हमने जो स्पेसिमेन बनाया था उसको जो है यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख दिया जा रहा है इसको अभी, और ये यहाँ पे रख दिया। वो जो आपका पूरा ये रिचार्जेबल वो था, बेस प्लेट थी, बेस प्लेट के ऊपर आपने एक फिल्टर पेपर रखा हुआ है, फिल्टर पेपर के ऊपर आपने ये जो है अपनी जो है वो मोल्ड रखी हुई है 1.5 mm डायमीटर की, और 127.3 वो 175 mm इसकी हाइट है, ठीक है। और 175 mm हाइट है, पर जो ये जो पोर्शन है ऊपर का जो पोर्शन है वो खाली है। कितना खाली है, 47.7 mm वो खाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले स्पेसर रखा हुआ था, वो अब स्पेसर तो है नहीं। अब स्पेसर की जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल दिया है वो 2.5 kg का सरप्लस वेट, ठीक है। तो वो आपने रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, प्लंजर, जो प्लंजर आपको बीच में वो जो होल दिया हुआ है 53 mm का, उसमें आपको क्या करना है, नाउ फिक्स द प्लंजर, bring the plunger in contact with the soil surface and apply a seating load of 4 kg, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक यहाँ पे क्या है, प्लंजर फिक्स करेंगे, और प्लंजर फिक्स करने के बाद कांटेक्ट में लाने के लिए एक सीटिंग लोड है 4 किलोग्राम का, वो रखेंगे। वो अभी फोटो दिख जाएगी आपको 4 किलोग्राम की सीटिंग लोड की। यहाँ पहले अभी क्या है, ये प्लंजर है, इसकी 100 mm हाइट है, और नीचे का जो डाया है 50 mm का है, उसको यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ये है आपका सीटिंग लोड। प्लंजर जो रखा है, जहां पे प्लंजर हाइट खत्म हो रही है प्लंजर के, और इस जो प्रूविंग, ये आपका प्रूविंग रिंग है, ऊपर जो ये प्रूविंग रिंग है, तो प्रूविंग रिंग प्लंजर के बीच में ये 4 किलोग्राम का एक आपने सिटिंग लोड रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ये इजीली लोड को यूनिफॉर्मली ट्रांसफर करे, ठीक है। अब ये करा क्यों है, दिस इज टू एस्टैब्लिश गुड कांटेक्ट बिटवीन द सॉइल एंड प्लंजर, ठीक है। इससे क्या होगा कि सॉइल और प्लंजर के बीच में अच्छा प्रॉपर्ली कांटेक्ट होगा नीचे जो है।
और ये यहाँ पे प्लंजर है, यहाँ सिटिंग लोड है, यहाँ पे प्रूविंग रिंग है, यहाँ पे ये आपका डायल गेज है जो पेनिट्रेशन बताएगा। अब इसको पूरे को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद नाउ अब हमारा एक और वेट था 2.5 kg का स्लॉटेड वेट जो जिसमें स्लॉट कटा हुआ था, उसमें कोई होल नहीं था। अब उस स्लॉटेड वेट को जो है अब इसमें आप दोबारा से इसमें यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे प्लंजर है, प्लंजर अब यहाँ पे पहले से फिक्स है, अब यहाँ पे स्लॉटेड वेट डाल के यहाँ पे स्लॉटेड वेट को लगा रहे हैं। स्लॉट इसमें स्लॉट कटा हुआ है तो इसलिए उसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये रख दिया है इसको इसके ऊपर, और रखने के बाद जो है फिर से आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करोगे कि ये लोड बिल्कुल सेंटर में लगे, ठीक है। तो देखो 2.5 किलो के दो एक तरह से सरप्लस वेट इसके ऊपर लग चुके हैं, एक अंदर लगा हुआ है और एक जो है आपने अलग से सॉर्टेड वेट और लगाया है, ठीक है, ताकि ये जो प्लंजर जो है जब वो पेनिट्रेट करे तो एकदम 90 डिग्री पे पेनिट्रेट करे, इधर उधर साइड में स्लॉट साइड लैटरल मूवमेंट उस प्लंजर का ना हो। क्योंकि अगर ये गाइड ये एक तरह से स्लॉटेड वेट जो है गाइड कर रहा है प्लंजर को कि प्लंजर जो है अपना लाइन ऑफ एक्शन चेंज ना करे, ठीक है, और सॉइल के साइड की सरफेस को भी कॉम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रूविंग रिंग को यहाँ से जो है उसके बिल्कुल कांटेक्ट में लाते हैं। तो ये नट्स हैं, इनको यहाँ पे इसको कसेंगे पहले और फिर ऊपर वाले नट्स को भी कसेंगे, ऊपर वाले को भी कस दिया। देन उसके बाद अब जो है ये जो इनकी जो रीडिंग है प्रूविंग रिंग की और डायल गेज की, उनकी रीडिंग को 0 पे लाके सेट करेंगे कि 0 पे उसको सेट कर दो। देन उसके बाद क्या करोगे आप जो है पहले डायल गेज की रीडिंग को 0 पे सेट करा, अब जो प्रूविंग रिंग की रीडिंग को 0 पे सेट कर दिया। यहाँ पे ये देखो ये दिख रहा है आपका, ये 0 पे सेट है, ठीक है। और जैसे जैसे लोड लगेगा ये इधर की तरफ निडल बढ़ने लगेगी और आपको अभी जब आगे दिख भी जाएगी कि निडल यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, इस तरह से फिक्स में। और ये आपकी डायल गेज है, डायल गेज भी जो है 0 पे यहाँ पे सेट कर दिया गया है। जैसे जैसे लोड लगेगा तो ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अलाउ प्लंजर टू पेनिट्रेट एट अ रेट ऑफ, फिर अब 1.25 मिलीमीटर पर मिनट। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लोडिंग मशीन जो है 5000 kg लगा, इस पे लोड लगाने की कैपेसिटी है, उसका लोडिंग रेट है 1.25 mm पर मिनट। तो ये ऐसा गियर है जिससे आप इसको सेट करोगे कि लोड कितना जो है किस रेट से लगाना है। तो यहाँ से सेट करके उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। मशीन को स्टार्ट करने के लिए ये चीज है, ये आपका बटन है, ठीक है। स्टार्ट कर दिया। अब जो है वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, लोड लगा के प्लंजर जो है उसमें पेनिट्रेशन करने लगेगा, ठीक है। फ्रॉम द रीडिंग ऑन प्रूविंग रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द पेनिट्रेशन। अब फिर हम जो है प्रूविंग रिंग पे जो है देखो पहले अभी निडल जो है यहाँ पर है, अभी अगली फोटो में निडल जो है आगे मूव करती जाएगी, ठीक है। तो आप जो है 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 7.5 10 और 12.5 mm पे जो है रीडिंग्स आप लोगे। तो उसकी पोजीशन देखो निडल की अब जो है ये आगे की तरफ मूव कर गई है। नेक्स्ट अगली पोजीशन है ऐसी जो है, ये आपका डायल गेज है। डायल गेज में देखो अभी जो है जीरो के पास है, 0 से स्टार्ट हुई थी यहाँ से, और जो है ये फिर धीरे धीरे जो है आपका जो है बढ़ता जाएगा। देखो अभी जो है निडल की पोजीशन जो है पेनिट्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो रहा होगा तो 2 लोग रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ एक से गलती हो सकती है, तो एक जो है दो लोग इसकी रीडिंग की रिकॉर्ड मतलब है। हालांकि ये बस अभी यहाँ पे खड़े के बैन नहीं है, रिकॉर्ड यही कर रहे हैं। वैसे 2 लोगों को करना चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्म से है कि 2 लोग करेंगे ताकि जो है दोनों फिर बाद में अपना डाटा मैच कर लें कि कहीं रीडिंग में कोई गलती है कि नहीं, ठीक है। अब जो रीडिंग आएगी आपको उसका आप इस तरह से जो ये आपकी रीडिंग आई हुई है, इस रीडिंग के हिसाब से आपको ना कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपकी 2 स्पेसिमेन जो रखेंगे ऐसे ही, एक स्पेसिमेन 2 स्पेसिमेन। अभी एक रखा तो एक स्पेसिमेन के लिए जो है आपका ये जो रीडिंग्स हैं अलग अलग पेनिट्रेशन की वैल्यू के लिए 0.5 इन सब वैल्यूज के लिए 0 के लिए 0 लिखना चाहो लिख सकते थे, लिखा नहीं है। और जो है बाकी ये रीडिंग डायल गेज की डिवीजन की रीडिंग आ गई। इन रीडिंग को फिर हम जो है क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी मशीन के डिवीजन प्रूविंग के डिवीजन इनटू जो वेट होगा इक्वल टू, ठीक है। जैसे कि हमने मैकेनिकल करा था तो 1.9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर एक डिवीजन को 1.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में वैल्यू आ जाएगी। और जो केजी में वैल्यू आएगी अगर उसे हम 19.6 से सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू स्ट्रेस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह पर डिवीजन में काम करना आसान और डिवीजन का कर्व बनाना आसान होता है। तो उस रीडिंग के हिसाब से जो है हमने जो है जो ये सारी रीडिंग है उसके हिसाब से हमने क्या करा, कर्व को ड्रॉ करा, ठीक है। तो कर्व जो है इस तरह से आपके कर्व वो वही है जो आपकी जो एसके खन्ना और सीजी जस्ट
में जो कर्व थे वही कर्व जो है वही रीडिंग में लिखी भी है, क्योंकि इस टेस्ट में रीडिंग बताई नहीं गई थी। तो ये जो रीडिंग मैंने पिक करी है, मैंने बुक की रीडिंग पिक करी है, इसलिए मैंने आपको पहले बुक से, तो बुक की रीडिंग के हिसाब से ये जो है वो चार्ट कर्व बनेंगे ये वाले, ठीक है, एज इट इज बनते हैं। उसके बाद क्या है वही कि समटाइम्स जो होता है क्या होता है, कर्व जो है एक्टिवेट करता है कॉन्केविटी इन द बिगनिंग में, अगर कॉन्केविटी है ये वाली बात, अगर स्टार्टिंग में कॉन्केविटी मिल रही है तो फिर क्या करेंगे, इन दिस केस आपको करेक्शन जो है अप्लाई करना है। करेक्शन अप्लाई करने का जो तरीका है वो उन्होंने दिखाया हुआ था अपने हिसाब से, जो है ये कर्व उन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाला तो सही है, इसमें तो कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है नहीं। और इस वाले में स्टार्टिंग में कॉन्केविटी है, तो इस वाले को करेक्शन करने के लिए यहाँ से जो है एक लाइन खींची गई है, ये यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन खींची जाएगी, और ये यहाँ से हम जो है पेनिट्रेशन की वैल्यू 2.5 mm और 5 mm कैलकुलेट करेंगे, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको ये आपको करेक्शन, इस ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, ठीक है। मैंने ये फिगर अलग से दिखा रही कि आपको पॉइंट ए और सी में कंफ्यूजन ना हो, उस ऊपर वाली फिगर में पॉइंट ए और सी उतना क्लियर नहीं दिख रहे थे, ठीक है। तो ये करेक्टेड आपका 0 हो गया, पहले 0 ये था, पर इस वाले कर्व के लिए करेक्टेड 0 आपका ये माना जाएगा, ना कि ये, ठीक है। अब जो है हम हमारी रीडिंग ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हमारा होता है हम जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन वाला स्टेप शुरू होता है कि from the curve determine the load corresponding to 2.5 millimeter and 5 millimeter penetration, and compare the CBR value as test load corresponding to the chosen penetration divided by standard load for the same penetration multiplied by 100। जो बात यहाँ पे इन सेंटेंस में बोली गई है वो बात जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिखी गई है कि जो भी हमारा चूजन पेनिट्रेशन है, चूजन मतलब वही 2.5 होगा या फिर 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, तो हम वो जिस पेनिट्रेशन के लिए जो टेस्ट लोड की वैल्यू आई है वो वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हम जो है स्टैंडर्ड लोड लिखेंगे सेम पेंट जो हमने यहाँ पे पेनिट्रेशन चूज करा है। अगर 2.5 mm तो 2.5 mm के लिए, 2.5 mm के लिए होता है 1370, ठीक है, और स्टैंडर्ड लोड, और अगर 5 mm है तो उसके लिए होता है 2055, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे रखोगे, और ऊपर जो है आप फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही जो है जो फॉर्मूला, तो ये लैब जो है वही फॉर्मूला आपको बुक में ऑलरेडी मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है पढ़वा दिया था। चाहे फॉर्मूला आप इस तरह से लिखो या फिर आप फॉर्मूला इस तरह से लिखो, बात देखिए, पर इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा ये मैं चाहूंगा कि आप पेपर में अगर लिख रहे हो तो पेपर में फॉर्मूला आप ये वाला लिखो, ठीक है। चलो उसके बाद इस फॉर्मूले को मैं पहले ही बता चुका हूँ तो यहाँ बतानी ना, टाइम भी कम है, ठीक है। देन जो है वही जो स्टैंडर्ड लोड होते हैं, लोड वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर पेनिट्रेशन आर शोन इन द टेबल। जो पर्टिकुलर पेनिट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो ये है, ये 1350 गलत प्रिंटिंग एरर है, ये 1370 होता है, ठीक है। तो इसको आपको 1370 मानना है, मैंने नीचे लिख भी दिया 1370 है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लोड वैल्यू जो है पेनिट्रेशन 2.5 mm और 5 mm, और इसका जो यूनिट वेट अगर स्ट्रेस के टर्म में बात करें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 70 और 105, और अगर टोटल लोड की बात केजी के टर्म्स में बात करें तो जो है 1370 और 2055 आएगा। वो अगर देखो ये भी अगर आपको 70 और 105 भी याद है और ये वैल्यू लानी है तो इसको क्या करोगे 19.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 19.6 से क्यों? क्योंकि 50 mm के प्लंजर का जो डायमीटर होता है उसका जो एरिया आता है सेंटीमीटर में वो आता है 19.6। तो अगर 19.6 ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, अगर मैं 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा और इसको 19.6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1370 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 1369 तो 70 मान लेते हैं। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये आपका टाइपिंग एरर है, ठीक है। उसके बाद हम करते क्या है, इसका जो है सेम प्रोसीजर है जो वही मैंने बुक से ही वहां पे लाके यहाँ कॉपी कर रहा है कि जो रीडिंग आई थी उसके हिसाब से हम क्या करते हैं सीबीआर वैल्यू को पता लगाते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। स्पेसिमेन 1 के लिए फिर स्पेसिमेन 2 के लिए यहाँ पे पता लगाया गया है, और फिर इन दोनों का जो है फिर क्या करा गया है एवरेज आपने ले ली। डिजाइन पर्पज फॉर्मर ये होता है फॉर्मर 2.5 वाला, और ये होता है लेटर, ठीक है। तो 2.5 वाले को ही हम जो है डिजाइन पर्पस के लिए लेते हैं जब 2.5 पेनिट्रेशन के लिए हमारे पास वैल्यू ज्यादा आती है सीबीआर की, तो ठीक है। ये बात भी आपको कल बता दी गई थी। अब ये सिग्निफिकेंस के लिए क्या है कि हमारे पास एक टेबल है टिपिकल सीबीआर वैल्यू ऑफ सॉइल एंड देयर रेटिंग।
कि अगर हमारे पास सॉइल क्ले है, क्ले जो है क्ले वाली सॉइल जिसे मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, और सॉइल को मृदा बोलते हैं। तो जो ये क्ले जो है इसे मिट्टी है, ये आपकी रेत है, ये आपके कंकड़ है, ठीक है, ग्रेवल जो कंकड़ बजरी रोड़ी जो बोलना चाहो, ठीक है, और ये दोनों मिलके आपका ये रेत से छोटी और मिट्टी से बड़ी पार्टिकल साइज सिल्ट होते हैं। पर ये भी एक तरह से आप इसे मिट्टी टाइप बोल सकते हो क्योंकि इसका बिहेवियर जो है क्ले जैसा ही होता है, ठीक है, बस पार्टिकल साइज बड़े हैं, ठीक है। तो जो रेंज होगी सीवीआर वैल्यू की, अगर आपने जो सॉइल है उसमें क्ले परसेंटेज ज्यादा है, समझो कि क्ले ही सॉइल है, अब 1 मिनट बचा है, तो उसकी सीवीआर वैल्यू जो आएगी वो 2 से 5% के बीच में आएगी। तो देखो आपने जो फोटो देखी थी, जो आप सॉइल प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो मिट्टी जैसी तो थी, क्ले टाइप की थी, तो उसके लिए वैल्यू आई 4.6।